Assalamu alaikum dear students, my name is Zuhaib Hassan and I am your physics teacher. बेटा आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। जबकि इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो यहाँ मैंने लिखी हुई वो क्या हो जाएगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ऑब्वियसली जो चार्जेस रेस्ट की हालत में होंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, हम इसके अंदर उन फोर्सेस को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जी नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वो जब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। तो हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है और उसकी हम डिफरेंट टाइप्स भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज असल में एक प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से या तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब उस चार्ज को या उस चार्ज बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है उसको अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई फोर्स लगेगी या तो वो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि चार्जेस की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चार्जेस कितनी टाइप के, जो नॉर्मली आप अर्ली क्लासेस में भी देख चुके हैं। चार्जेस की दो टाइप्स आपने बार बार पढ़ी हुई हैं, साइंस के अंदर भी और मैट्रिक में फिज़िक्स के अंदर भी। दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस। आपको पता है कि एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट नॉर्मली न्यूट्रल हालत में एग्जिस्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में बराबर होती है। लेकिन अगर किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए तो उसमें किसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, तो हम कहेंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। इसी तरह से अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को शामिल कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये आप पहले से ही जानते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल whereas unlike charges attract each other। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम आगे चलते हैं, मैंने इस चैप्टर को क्वेश्चंस के अंदर ढाल दिया ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बनाया, जो नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है और फिर आपने बताना है कि पॉइंट चार्ज क्या है, क्योंकि हम आगे आने वाले टॉपिक के अंदर पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है। जी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, अभी हमने बात की थी कि अगर एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, या वो फोर्स अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसमें मैंने जो डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू विच चार्ज्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। यानी कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि सेम चार्जेस जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है ये एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम वो किसकी वजह से हो रही है, चार्जेस की वजह से। इसी बुनियाद पर उसको इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया गया, क्योंकि वो चार्जेस की वजह से हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का जो लफ्ज़ है वो इलेक्ट्रो से निकला, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। यानी कि चार्ज की एक दूसरे के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है जी। लाइक चार्जेस के केस में ये रिपल्सिव होगी, जबकि अनलाइक चार्जेस के केस में ये अट्रैक्टिव होगी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। अब पॉइंट चार्ज क्या है ये देख लेते हैं, जिसका नाम आप बार बार सुनेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अ चार्ज हुज स्पेशल डायमेंशन साइज इज़ वेरी स्मॉल जस्ट लाइक अ पॉइंट। यानी कि एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि एक डॉट है या एक पॉइंट है,
यानी कि एक ना नज़र आने वाला पॉइंट, एक बहुत छोटा सा पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं वो मुशाबत रखता होगा एक पॉइंट की शक्ल के साथ, तो दैट विल बी पॉइंट चार्ज। और इसको हम नॉर्मली सपोज करेंगे, ठीक है, जो एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, एंड दैट इज़ कूलम्स लॉ। ये क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है आपको, स्टेट कूलम्स लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यानी कि कूलम लॉ क्या है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस निकालने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, कूलम्स लॉ जो है ये आपके पास चार्ल्स कूलम नामी एक साइंटिस्ट था, उसने ये रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और जो चार्ल्स कूलम है ये फ्रेंच मिलिट्री के अंदर एक इंजीनियर था और वहाँ इसने एज एन इंजीनियर अपनी सर्विसेज दी। और जो पेरिस के अंदर आईफल टावर है, उस आईफल टावर के ऊपर 72 पीपल का नाम लिखे हुए हैं, जिनमें से एक नाम कूलम का भी है उसकी सर्विसेज की बुनियाद पर। जब कूलम लॉ स्टेट क्या करता है हम ये देख लेते हैं। कूलम लॉ दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ साथ उस फोर्स की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये बात समझने वाली, यानी कि अगर 2 चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनका अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए, यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसके प्रोडक्ट के साथ उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ लिखा हुआ बेटा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ चार्जेस। यहाँ मैंने एक चीज़ ऐड की है जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, सेंटर्स ऑफ द चार्जेस या सेंटर्स ऑफ चार्जेस। जो फासला लिया जाता है दोनों चार्जेस के दरमियान, वो दोनों चार्जेस को अगर हम स्फेरिकल सपोज करें, नॉर्मली चार्जेस को स्फेरिकल शेप का सपोज किया जाता है, तो उसका एक सेंटर होगा। अगर उसका एक सेंटर है तो वो जो फासला है वो उनके सेंटर से मेजर किया जाता है, तो ये उस फासले के साथ क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्स, उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो वो कैसे बनेगी, F जो कि कूलम फोर्स है, K एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं जी। इसी फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जा सकता है, F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये किस तरह से है ये भी देखेंगे, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब हम आगे नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इस डायग्राम को देखें, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज आपके पास Q1 है, एक पॉइंट चार्ज आपके पास Q2 है, और इस डायग्राम के अंदर दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर किया गया। अगर ये दोनों चार्जेस आपस में पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मैंने इस एरो से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है दोनों के एक दूसरे के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R, ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि मैंने नीचे भी मेंशन किया होगा। ठीक है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखूँ, यानी कि जो हमारे पास लॉ है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक देखूँ, तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम ऊपर वापस चलें, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ बेटा। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, और उसका स्क्वायर लें, उसके साथ इस फोर्स का रिलेशन क्या होगा बेटा, इन्वर्स होगा। तो इसका मतलब ये इसके साथ इन्वर्स रिलेशन में होगी। जो बात मैंने ऊपर स्टेटमेंट में थ्योरेटिकली लिखी हुई थी, यहाँ मैंने उसको मैथमेटिकली आपके सामने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ आ जाएं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो एक आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज़ K इन दिस केस। इस K को नॉर्मली कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, लेकिन वो कूलम कांस्टेंट आपकी बुक में ये नाम नहीं लिखा हुआ, और यहाँ उसको उसने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम से ही लिखा हुआ है।
जी, अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो मैंने टर्म्स ऊपर लिखी हुई ये क्या क्या हैं, जिसमें F जो है एक म्यूचुअल फोर्स है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो कूलम फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है बाहमी फोर्स जो दोनों चार्जेस के कंबाइन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये किसी एक इंडिविजुअल चार्ज की किसी दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स नहीं है, ये बल्कि दोनों का कम्बिनेशन है, दोनों की म्यूचुअल फोर्स है विच एक्ट्स ऑन ईच ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। यानी कि जो दोनों चार्जेस के ऊपर लगेगी, Q1 Q2 पे लगाएगा, जो कि इस केस में रिपल्सिव आपको एरो के निशान से मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, और Q2 Q1 पे लगाएगा जो कि वो भी रिपल्सिव होगा इस केस के अंदर। अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट होते तो अट्रैक्टिव होती है, और दोनों के जो सिंबल्स हैं जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। जी, R क्या है? R दोनों चार्जेस के दरमियान जो दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैंने अभी आपको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया, उसके दरमियान वो डिस्टेंस है। K क्या है? K एक कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जा रहा है, और ये डिपेंड किस पे करता है? ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। मीडियम क्या है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो एक मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है वो एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, या कोई और मीडियम हो सकता है, कोई और मटेरियल हो सकता है। ये उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम आइडियली यानी कि नॉर्मली इसको स्पेस कंसीडर किया जाता है, यानी कि फ्री स्पेस, या इसको कंसीडर किया जाता है वैक्यूम। तो अगर मैं वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात करूं, दोनों को नॉर्मली सेम कंसीडर किया जाता है, लेकिन फ्री स्पेस और वैक्यूम में एक डिफरेंस है। फ्री स्पेस है कि कोई भी एक सिंगल पार्टिकल भी किसी गैस मॉलिक्यूल का वहाँ मौजूद नहीं है। अगर बिल्कुल भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो फ्री स्पेस है। लेकिन अगर लेस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल मौजूद हैं किसी गैस के या किसी भी और हवा वगैरह के, तो इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो वैक्यूम है। तो ये किस पे डिपेंड करती है फिर K की वैल्यू? ये डिपेंड करती है मीडियम की नेचर पे, बिटवीन द चार्जेस, यानी कि वो मीडियम जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। इन केस ऑफ फ्री स्पेस, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूँ तो K की वैल्यू इसने दी हुई है। K विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस परमिटिविटी विल बी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी, जबकि K की ओवरऑल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट किया गया, ये आई आपके पास 9 × 10⁻⁹ इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई और अगर हम इस्तेमाल कर लें तो आपके पास क्या होगा? अगर हम मीडियम, वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा कोई और इस्तेमाल कर लें तो आपके पास बेटा इस K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। जी, मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि ये फ्री स्पेस की दी गई इजाज़त है, जो कि इन दोनों चार्जेस को इजाज़त दे रही है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं या म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल करें। तो इसका मतलब ये उस फ्री स्पेस की या मीडियम की दी गई परमिशन है, ये परमिशन से निकला है परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए है। इन केस ऑफ फ्री स्पेस इसकी वैल्यू आपके पास परमिटिविटी की होगी, इन केस ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किस तरह से आपने डिफाइन किए आपको पता है। अगर मैं K को एक तरफ रखूं तो मुझे R² F के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, और Q1 Q2 नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो उससे K की वैल्यू का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखें K और एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाऊं और K को नीचे ले आऊं तो मेरे पास जो K के यूनिट हैं वो नीचे वाले यूनिट ऊपर और ऊपर वाले यूनिट नीचे आ जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आपके पास यूनिट्स ये बनेंगे। तो आपको यूनिट्स निकालना भी आने चाहिए, राइट? तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है फ्री स्पेस की 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं। जी, अब जो फोर्स का नया फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। जी, अब हम देखते हैं कि फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं फोर्स की वेक्टर फॉर्म को देखूं तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर मैं बात करूं दोनों चार्जेस की लगाई जाने वाली फोर्सेस की, जो Q2 Q1 पे लगा रहा है उसको लेफ्ट की तरफ शो किया गया क्योंकि Q2 Q1 को रिपेल करेगा। इसी तरह से Q1 की जो Q2 पे लगने वाली फोर्स है ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी मैंने राइट साइड पे आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है। इसका मतलब दोनों फोर्सेज एक दूसरे पर लग रही हैं, म्यूचुअल फोर्सेज, तो दोनों
फोर्सेज इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होने से वेक्टर की फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर आता है वो भी डिफरेंट हो जाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जी, जैसा कि आपके पास कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, इसका मतलब जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, दोनों आपस में इक्वल तो होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाने की वजह से उनका वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। अब वो फोर्स जो चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर लगा रहा है, तो 1 को हम बाद में लिखेंगे, 2 को हम पहले लिखेंगे, तो F21 बनेगा। जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है उसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगा रहा है उसको हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों फोर्सेस को अब हम निकालने की कोशिश करेंगे वेक्टोरियली। अब मैंने नीचे यहाँ देखिए मोड का साइन लगाया, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों वेक्टोरियली एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। तो उसको हम आगे चल के देख लेते हैं कि वेक्टोरियल एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है। जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा इस फॉर्मूले के ऊपर। मैंने अब दोनों फोर्सेस को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने बात लिखी हुई है, मैंने ये लिखी हुई है कि जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है उसका रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है। अब यहाँ मैंने एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ। आपको पता है यूनिट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं फोर्स को एज वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि फोर्स की डायरेक्शन को भी क्या किया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके। तो F21 की जो फोर्स होगी उसकी निस्बत से मैंने इसका जो यूनिट वेक्टर लिया वो R21 लिया, जो कि इस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसके मुताबिक ज़रा आप गौर करें, वो इसको अवे धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस आपने पॉजिटिव कंसीडर किए हुए। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R21 की डायरेक्शन में होगी, जो कि यहाँ एज यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फोर्स को F21 से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली आपको पता है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसका मतलब यहाँ तक वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक वैल्यू सेम होगी, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी एंड दैट इज़ इट्स यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ये वो फोर्स है जो चार्ज 2 चार्ज 1 के ऊपर लगा रहा है, यानी कि ये चार्ज 2 चार्ज 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो अवे फ्रॉम इट होगा, यानी कि वो उसको दफ़ा करेगा, धकेलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। अब इसका यूनिट वेक्टर फोर्स का जो सिंबल मैंने लिया हुआ है या सबस्क्रिप्ट जो मैंने लिया हुआ वो 1 2 लिया हुआ है। इसी तरह से इसके यूनिट वेक्टर का सबस्क्रिप्ट भी क्या होगा, 1 2, यानी कि R12। तो उस यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से आगे हम चलें, इन दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें तो इनमें ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो कि इस डायग्राम में देखा भी जा सकता है। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, राइट। इक्वल कैसे लिख सकते हैं, विद नेगेटिव साइन। आपने ये पढ़ा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर भी और वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर भी। दो वेक्टर्स अगर बराबर हो मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ इस तरह से इक्वल लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको ज़रा गौर से देखूँ, यहाँ R12 की जगह मैं R21 पुट कर दूँ, यानी कि अगर मैं ये जो R12 वाली वैल्यू है ये वाली, इसकी जगह मैं -R21 पुट कर दूँ और वो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। उसके अंदर अगर मैं F12 की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे पता चलेगा कि F12 माइनस F21 के बराबर आ जाएगा, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल तो होंगी लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये आपने काम खुद करना है, यानी कि ये इसकी जगह अगर आप इसको रिप्लेस करें इस जगह पे, ठीक है, या सॉरी इस जगह पे आप रिप्लेस करें तो आपके पास माइनस का साइन बाहर निकालने के बाद जो अंदर वैल्यू बच जाएगी वो F21 की बच जाएगी। तो अगर मैं इसकी जगह F21 पुट कर दूं तो मेरे पास F12 इक्वल आ जाएगा माइनस F21 के, यानी कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो नेगेटिव साइन के बारे में मैंने ये लिखा हुआ है, शोज दैट बोथ फोर्सेज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी बेटा, इन केस ऑफ मीडियम आपकी कूलम फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई और हो, इन दैट केस कूलम फोर्स किस तरह इससे इफेक्टेड होगी, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।